नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गेहूं की खेती में नरवाई ना जलाएं। किसान खेतों से निकलने वाली पराली से खाद बनाकर बढ़ा सकते हैं पैदावार। कृषि मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को 10,000 टन प्याज के निर्यात की दी इजाजत। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने दिया है आदेश 14,400 टन प्याज के लिए होगा। आम उत्पादन इस साल 14% की वृद्धि की ICAR ने जताई उम्मीद। गर्मी से पैदावार पर असर पड़ने की संभावना नहीं। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। किसान अपने खेतों से निकलने वाली पराली से कैसे खाद बनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसान जानते हैं कि अभी देश में रबी फसलों की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में किसान कुछ तकनीकें अपनाकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है। किसान रबी फसल की कटाई के बाद शेष बचे अवशेषों को मिट्टी में दबाकर उसकी खाद बना सकते हैं। इसके अलावा किसान हरी खाद के लिए ढैंचा जैसी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग ने किसानों से गेहूं की नरवाई को खेतों में ना जलाने का आग्रह किया है। खेतों पर पराली जलाने पर सरकार की तरफ से पहले ही मनाही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक फसलों के गिरते उत्पादन और किसानों को हो रहे घाटे के पीछे नरवाई का जलाना एक मुख्य वजह है। वहीं अगर किसान अपने खेतों में पराली को रोटावेटर की सहायता से खेत की मिट्टी में मिलाएं तो उन्हें इससे देसी खाद मिल सकती है, जिससे न केवल पराली की समस्या खत्म होगी बल्कि इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही लागत में भी कमी आएगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए गेहूं की निरवाई को जलाने के बजाय उसे खेतों की मिट्टी में ही मिला दें, जिससे खेत में फसलों को नुकसान भी नहीं होगा और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज की निर्यात की इजाजत दे दी है। सरकार ने फैसला ऐसे समय में लिया है जब ईद का त्यौहार नजदीक आ रहा है। DGFT द्वारा जारी किया गया यह आदेश 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिससे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की इजाजत दी गई थी। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को बढ़ती घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए शिपमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसके बाद मित्र देशों के प्रति की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब तक 79,150 टन प्याज को निर्यात के लिए मंजूरी दे दी गई है। प्याज की बढ़ती कीमतों के साथ केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से मुख्य सब्जी जारी कर रही है। इसने 26 मार्च को NCCF और NAFDE को चालू रबी 2024 फसल के दौरान देश की बफर जरूरत के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था। बात करते हैं आम की। ICAR के निदेशक T दामोदरन का कहना है कि इस साल भारत का आम कुल उत्पादन करीब 14% बढ़कर 2.4 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को यह जानकारी दी। ICAR निदेशक ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अप्रैल-मई अवधि में लू चलने के पूर्व अनुमान का आम की पैदावार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि किसान फलों के अत्यधिक गिरने को कम करने के लिए मई के दौरान सिंचाई का ध्यान रखें। अपने ताजा ग्रीष्मकालीन पूर्व अनुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तेज लू के दौर की भविष्यवाणी की है, जो सामान्य 2 से 4 दिन के बजाय 10 से 20 दिन के बीच रह सकती है। दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अनुकूल मौसम के कारण आम में फूल आना करीब समाप्त हो गया है, परागण सामान्य है और फल लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फसल वर्ष 2023-24 जुलाई-जून में कुल उत्पादन बढ़कर 2.4 करोड़ टन हो सकता है, जबकि फसल वर्ष 2022-23 में ये 2.1 करोड़ टन था। दक्षिण भारत में आम का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद है, जो देश के कुल उत्पादन में 50% का योगदान देता है।
ICAR निदेशक ने कहा कि इस साल स्थिति बेहतर है। भारत एक प्रमुख आम उत्पादक देश है जो विश्व के उत्पादन में करीब 42% का योगदान देता है। और बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पशुधन की भी रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। इस योजना के तहत पशुओं का भी टीका मुफ्त में लगाया जा रहा है। बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है, हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तय किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। अगली खबर, देश में शुष्क क्षेत्रों में कृषि से जुड़े शोध और नवाचारों को बढ़ावा देने में जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी का योगदान देश और दुनिया में विख्यात है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पतियों को सहेजने के साथ जीरा और मोठ जैसी फसलों की उन्नत किस्में तैयार करने जैसे शोध कार्यों को बढ़ावा देने में संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP यादव की भूमिका काफी अहम रही है। संस्थान ने काजरी मोठ 4, काजरी मोठ 5 और रबी के लिए जीरे की CZC 94 किस्में इजाद करने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। इन किस्मों से उत्पादन में 20 से 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में हो रहे शोध और नवाचारों के विषय पर काजरी के निदेशक डॉक्टर OP यादव से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश यादव ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को सहेजकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर लगातार काम कर रहा है। अभी हमारे साथ संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP यादव मौजूद है। ये बात करते हैं काजरी का अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान देखें, किसानों की खुशहाली में योगदान देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। संस्थान द्वारा वर्तमान में क्या शोध और नवाचार नए किए जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 61% के करीब है, जिसका मतलब ये है कि अगर राजस्थान में आगे किसान को समृद्धि लानी है तो शुष्क क्षेत्रों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में जो नवाचार हमने किए हैं उनमें से तो 2 मोठ की वैरायटीज़ नई रिलीज़ की हैं, जिनका यील्ड कंपैरिजन हम पुरानी वैरायटी से करते हैं तो लगभग 20% उसमें ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता है। आने वाले समय में मोठ का रकबा बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए इन दोनों वैरायटी काजरी मोठ 4 और काजरी मोठ 5 का योगदान बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके अलावा रबी सीजन के अंदर जीरे की मुख्य फसल पश्चिमी राजस्थान में है और जीरे में जो उपलब्ध किस्में हैं वो लगभग 130 दिन में पकती हैं। अभी हमने नई वैरायटी विकसित की है CZC 94, वो लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसका सीधा फ़ायदा किसान को मिलेगा कि एक तो उसका पानी बचेगा, उस फसल को उगाने में एक पानी की कम आवश्यकता रहती है, और दूसरा उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जीरे की फसल के ऊपर जो मौसम की मार रहती है वो आखिरी 1 महीने में सबसे ज़्यादा होती है और ये वैरायटी 1 महीना पहले पक जाती है, तो जिसको हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और उसके लिए ये सबसे उपयुक्त जीरे की किस्म है और इसमें किसानों का जो रिस्क फैक्टर है वो लगभग 0 के करीब हो जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा नवाचार है जो किसानों के खेतों पर हमने इसमें लगभग कुछ हज़ार किसानों को यहाँ पे टेस्ट भी किया है। बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस मिली है और आने वाले समय में ये एक तरह से क्यूमिन की जो कल्टीवेशन है उसके लिए एक नया रिवोल्यूशन ये वैरायटी लाने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ जैसा कि हमें पता है कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ी है, जिसकी वजह से इरिगेटेड एरिया अभी पश्चिमी राजस्थान में लगभग 30% से भी अधिक हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि इस पानी को किस तरह से प्रयोग में लाया जाए और किस तरह से जो डिग्गी सिस्टम है उसमें से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा, कम या बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमने कई नवाचार किए हैं,
जिसमें एक जो नवाचार है जो बीकानेर उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर है कि किस तरह से हम थर्माकोल की बॉल्स को डिग्गी के ऊपरी सतह पर डाल देते हैं। वो लगभग 90% एरिया जो डिग्गी का ऊपर का पानी की सतह है उसके ऊपर फैल जाता है और जिसकी वजह से 60 से 70% पानी की वाष्पीकरण की जो समस्या है वो कम हो जाती है। इसलिए आने वाले समय में डिग्गी के अंदर पानी के वाष्पीकरण को कैसे रोका जाए ताकि पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, ये भी नवाचार हमारे संस्थान ने किया है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव, जिनका मानना है कि संस्थान द्वारा न केवल किसानों के हित में नई नई किस्में इजाद की जा रही है बल्कि फील्ड ट्रायल करने के साथ साथ नवाचार आधारित किसानों को उद्यमशील बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए कृषि विभाग को कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को लगातार सलाह दी जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के किसानों को गन्ने की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर किसान न केवल गन्ना उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं बल्कि अधिक पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ी का रकबा लगभग 50% होता है, परंतु ठीक से देखभाल न करने के कारण इसकी पैदावार भी कम होती है। यदि देखा जाए तो पेड़ी की फसल में ज्यादा पैदावार पाई जाती है। पेड़ी गन्ना उचित प्रबंधन पौधा गन्ना की कटाई के तुरंत बाद आवश्यक है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य के साथ 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य भी शामिल है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, जो बात कर रहे हैं एक नई रिपोर्ट की जो अभी आया है, पेश किया गया। सर, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2070 तक नेट जीरो अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो रिपोर्ट बनी है ये काफी तथ्यों के आधार पर बनी है। उसमें सब डालना पड़ता है कि आपकी क्या क्या एनर्जी पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, you have solar, offshore wind, all those things are put in, and nuclear energy also put in. Now looking at all the possible sources जो भी हमारे हैं और जो हमारी एनर्जी की कैपेबिलिटीज हैं, कितना आप ले सकते हैं, उसमें इन्होंने ये दिखाया है इस मॉडल में कि अगर आपको नेट जीरो कार्बन 2070 तक लेना है, जो हमने कमिट किया है, उसके लिए हमारा एनर्जी में क्या क्या मिलाएंगे। उसमें न्यूक्लियर को जिसको रिन्यूएबल के साथ जोड़कर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर को एक ही बास्केट में डाला है, उसमें क्या वो है। तो ये काफ़ी एक साइंटिफिक रिपोर्ट है बेस्ड ऑन जो हमारे मॉडल्स हैं। सर, 2030 तक भी हम लोगों ने एनडीसी टारगेट्स दिए हैं, तो ये जो रिपोर्ट आपको लगता है बहुत बड़ा उसमें योगदान प्रदान करेगा? जब तक आपके पास एक रोड नहीं है, आप चलेंगे कैसे? तो ये इस रिपोर्ट से हमको इंडिकेशंस हैं, हमारे को प्लानिंग में क्या करना है, सब मिलके है। तो ये रिपोर्ट से काफ़ी ये फ़ायदा होता है कि हमारी थिंकिंग में, जैसे आपके पास 10 सिनेरियो हैं, उस 10 में से आप किधर जाएंगे, और आप ये नहीं कर सकते कि एक साल इसमें जाएं, दूसरे साल इसमें जाएं। तो ये कंसर्टेड एफर्ट होता है। तो इस रिपोर्ट से काफ़ी ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो प्लानिंग है, जो भी हो रही है, इसको और कैसे साइंटिफिक बनाकर अपना टारगेट अचीव करें। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर की राशि की जरूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2070 तक नेट जीरो। आपको लग रहा है कि ये राशि आ सकती है और इसको आगे लेके जा सकते हैं? और बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जो हमारी कमिटमेंट है नेट जीरो कार्बन की, अगर उसको लाना है और जो हम लाएंगे, उसमें ये जो नंबर्स हैं ये इतने ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि इसकी बहुत ही फायदे हैं और भी एरियाज में। तो ये होलिस्टिक प्रोजेक्ट को मान के चलिए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे प्रोफेसर अजय सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो बता रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है अगर भारत को 2070 तक नेट जीरो करना है। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों में भाव। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को दाहोद और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में नरमी रही, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2430 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2700 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 2690 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 2 अप्रैल को लोकल गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 2440 रुपए पर हुए। राजस्थान के लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अप्रैल को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को एटा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2410 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2350 रुपए। सुल्तानपुर मंडी में गेहूं 2430 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदे 2300 रुपए पर हुए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बुधवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो राजकोट और धोराजी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि वेरावल और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 8675 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 450 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9125 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में उठाव के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अप्रैल को अरहर का भाव था 9330 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 925 रुपए उछलकर 10,255 रुपए पर हुए। हालांकि वेरावल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अप्रैल को अरहर 9,280 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां 1 अप्रैल को अरहर का भाव था 9,350 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 9,350 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है।
और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की कटाई कर लें। कटी हुई फसलों को पॉलीथीन शीट से ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। जम्मू कश्मीर के किसान देर से बोई गई दलहनी फसलों में फिलहाल सिंचाई न करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में फलों के पौधों को सहारा प्रदान करें। जम्मू कश्मीर में अभी के समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ब्रोकली की भी रुपाई कर लें। यहाँ के किसान खरीफ फसलों के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में अभी उपजाऊ मिट्टी में आलू की बुआई जारी रखे किसान। वहीं उत्तराखंड के किसान तैयार सरसों फसल की कटाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। साथ ही यहाँ के किसान मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें। अभी के समय उत्तराखंड के किसान मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर उत्तराखंड के किसान बैंगन की पहले से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई और सिंचाई का काम करें। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के किसान शिमला मिर्च और खीरे की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और फ्रेंच बीन्स की बुआई भी कर लें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किसान अभी के समय टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। चना और मसूर की फसलें पक रही हैं। पत्तियां, फली और दाना जब पीला पड़ जाए तो समझ जाएं कि फसल पकने वाली है। किसान दांतों से दानों को तोड़कर देखें। अगर कट की आवाज आए तो फसल काट ले। दलहनी फसलों की कटाई सुबह के समय करना बेहतर रहेगा। धूप में काटने पर दाने झड़ने का खतरा रहता है। कटाई के बाद फसल को 3-4 दिन धूप में सुखाएं। मड़ाई या गहाई बैलों के माध्यम से या ट्रैक्टर चलाकर भी की जा सकती है, लेकिन थ्रेशर से गहाई करेंगे तो लागत कम आएगी। दलहनी फसलों के भंडारण के 2 तरीके हैं। इन्हें वेयरहाउस या बोरों में भरकर रखा जा सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक फसल रोक कर रखनी है तो फिर प्रिंस या साइलो सबसे बेहतर तरीका है। बोरों में लंबे समय तक रखने से दाल को घुन लग जाता है। बहरहाल भंडारण से पहले भंडार गृह को अच्छी तरह साफ कर ले। दाने वाली मटर पककर तैयार है। कटी फसल को 1 हफ्ते खलिहान में सुखाकर दाएं चलाकर गहाई कर ले। इसके बाद दानों को साफ करके 4 से 5 दिन तक सुखा ले। भंडारण करते समय एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों का इस्तेमाल करें। ये गोलियां कीटों से दानों की हिफाजत करेंगी। 1 टन फसल के लिए 3 गोलियां पर्याप्त होती हैं। मूंग की बुआई का भी मौसम है। 15 अप्रैल तक इसकी बुआई जरूर पूरी कर ले। 25 दिन पहले बोई गई मूंग और उड़द में पहले सिंचाई कर ले। सिंचाई के बाद जब मिट्टी में पैर जमने लगे तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। बीजोपचार मृदा जनित और बीज जनित रोगों से हिफाजत करता है। हमेशा उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ एक रोड शो में भाग लिया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगाया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 6 महीने के बाद जेल से बेल मिलने पर कहा कि जेल या बेल मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे जश्न मना रही है जैसे शराब घोटाले में वह बरी हो गए। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के आलपुझा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वेणुगोपाल वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा जीतने के बाद उन्हें अपनी राज्यसभा की सीट छोड़नी होगी।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। स्टार प्रवक्ताओं में शामिल गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला है। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा असपा की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को असपा ने टिकट दिया था। भाजपा ने हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ घटिया कामुक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा, इससे पता चलता है कि मुख्य विपक्षी दल महिला विरोधी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कुछ मौकों पर व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित के बाद आना चाहिए। सीबीआई फरार आरोपी शौकत अली को सऊदी अरब से भारत वापस लाया गया है। आरोपी शौकत अली की जयपुर में सोने की तस्करी के मामले में एनआईए को तलाश थी और वो 2020 से फरार चल रहा था। आरोपी शौकत फरार होकर सऊदी अरब में छुपा हुआ था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। चाय की